अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फेस टू फेस के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज मौज़म अली ख़ान फेस टू फेस में मेरे साथ होंगे। हम बात करेंगे जो पिशावर में बम धमाका हुआ है, जिसमें अब तक 100 से ऊपर कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं और तकरीबन 10 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। उसके अलावा जो लास्ट संडे एक बम ब्लास्ट हुआ था कोयटा में भी, उससे हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। उसके अलावा जो कोयटा में ज़ुबान बोली गई, जो अकाबरीन जो हैं सो कॉल्ड अपोजिशन के, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अनस नूरानी ने जो कहा और महमूद खान अचकज़ई ने जो कहा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के बकिया जो हिस्सा होगा उसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस वक्त जो सबसे बड़ा इस वक्त दुनिया में एक दफ़ा से फिर भी क्योस आया हुआ है, जो गुस्ताखाना खाके बनाए गए हैं फ्रांस में, उसके ऊपर बात करेंगे। मौज़म, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं पिशावर में जो बम ब्लास्ट हुआ है, इसके साथ में जो लास्ट संडे हज़ारगंजी में भी हुआ, उसमें भी कैजुअलिटीज़ हुई और उसके अलावा शहादतें भी हुई, कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो गुजारिश ये है कि हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ही शॉर्ट या बुला देते हैं साबित इस तरह से, क्योंकि इसकी एक बड़ी बुनियादी वजह जो है वो हमारा अमूमी रवैया है। देखिए, मीडिया की जो थ्योरी है कल्टीवेशन की जी या एजेंडा सेटिंग की, वो ये होती है कि जो आप ज़्यादा देख रहे होते हैं उस पर आप यकीन कर रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि जो मीडिया चाहता है वो आपको दिखाना शुरू कर देता है, उस तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाता है, ट्विस्ट कर देता है उसका, मतलब आपका एंगल बदलता है, एजेंडा सेट कर देता है आपका। अब आप जरा थोड़ा सा आइए, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये सिर्फ पाकिस्तान में कि ऑल ओवर द वर्ल्ड? ये तो पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया में जहाँ पे है। अब मीडिया इसको इस्तेमाल कैसे करता है देखिए, लेकिन पाकिस्तान में तो हम अपनी फोर्सेस के खिलाफ भी कुछ मीडिया का कुछ हिस्सा जो है वो करते हैं, और दुनिया में कहीं भी आप ये कर सकते हैं अगर रियासत इतनी सॉफ्ट हो जाए कि कोई आपको जैसे मर्जी आर्म ट्विस्टिंग कर ले। अब जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए भी, ताकि हम समझ सकें, देखिए दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है, हमने उसको समझ लिया है कि हम जीत चुके हैं जी हाँ, और हम अब बिल्कुल एक पीसफुल स्टेबल सिचुएशन में, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा सेफ स्टेट अभी भी नहीं है। आप ये बताइए काशिफ साहब कि 9/11 जो था वो एक इंसिडेंट था ना, सिंगल राइट। अमेरिकन ने उसके बाद कोई इंसिडेंट होने नहीं दिया, और पूरी वर्ल्ड का जो ऑर्डर भी चेंज कर दिया, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड का होने नहीं दिया उन्होंने, नहीं होने दिया। अच्छा, हम क्यों फेल हो रहे हैं? हमें एक तकाबल जायजा तो लेना चाहिए, इसलिए कि वहां पे CIA को ये नहीं कहा गया कि तुम जालिम हो, तुम अपना एजेंडा सेट करते हो। उन्होंने एक थ्रेट परसेप्शन के लिए एक टीम बनाई जिसमें हजारों लोग हायर किए गए। वो सिर्फ ये कहते थे कि कोई पॉसिबल वे बताइए, कोई दहशतगर्दी का कोई इंसिडेंट कैसे कर सकता है, और उसको वो अज्यूम कर लेते कि दुरुस्त है, यही तरीका इख्तियार किया गया हो। हर मुमकिन कोशिश की गई, हर सख्त कानून बनाया गया, चाहे वो मुसलमानों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, अपनी सेफ्टी के लिए जी है। और आप अमेरिका में जाइए, यहाँ जो बड़े बड़े लीडर बने पड़ते हैं, आपको पता है ना, वहाँ पे कपड़े भी उतरवा लिए थे उन्होंने कुछ। शायद खान अब्बासी को मैं तो नहीं कह रहा, अब आप कह रहे हैं, वो तो एवरीबॉडी नोज इन द वर्ल्ड के वो हुआ था ये, लेकिन संजीदा लिया उस कौम ने। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि देखिए, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि जाओ तुम लड़ो फिरौन के साथ, और जब तुम जीत जाओगे तो फिर हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। हम फौज को, इदारों को कहते हैं आप जाइए, आप लड़िए दहशतगर्दों से, हम किसी और का एजेंडा लेके आएंगे। हम कलभूषण के जो पीछे हैंडलर हैं उनको अपने घर में दावत पे बुला लेते हैं। हमें मालूम है कि वो बलूचिस्तान में क्या कर रहे थे, और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अजीत डोवल जो है, जो कल कह रहा था, अभी कल उसने कहा कि हम जंग को पाकिस्तान के अंदर ले जाएंगे, हम कहते हैं कि अजीत डोवल को साबिक वजीर आजम साहब अपने घर बुला लेते हैं, उनका दोस्त है। तो ये संजीदा। फिर हम सज्जन जंदाल के साथ चाय पीते हैं, हम वो भी मरी के हिडन प्लेस में, जी, हम नहीं उसके घर जाके भी पीते हैं जब हम। तो हमारा जो पॉलिटिकल पार्टीज, मैं आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन उनको भी कुछ संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। जब आपके यहाँ नैरेटिव ये बन जाए कि जो कुछ होता है, जो कुछ भी होता है, यानी अगर एक MNA अपने आप को बेच देता है, एक सेनेटर अपना वोट बेच देता है, और एक बंदा एक पार्टी छोड़ के दूसरी में चला जाता है, वो भी एजेंसीज करती हैं। तो जब आप एजेंसीज को खुद पॉलिटिकली इतना मिलाइन करेंगे और आपका दुश्मन इस ताक में रहेगा, तो फिर आप दहशतगर्दी की इस जंग से निकल नहीं पा सकते। अच्छा, ये जो मैं कहता हूँ कि एक नई वेव आई है अब ना जी, ये कैसे लिंक करते हैं इसको, ये इसके पीछे कौन लगता है आपको? क्योंकि पहले कोयटा में, फिर पिशावर में, उसके अलावा भी थ्रेड्स हैं कुछ एजेंसीज के पास। अच्छा देखिए,
कुछ दिन कबल एक इंसिडेंट हुआ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इसके पीछे हिंदुस्तान है। इसके ऊपर बहुत से हलकों ने ये कहना शुरू कर दिया जी वज़ीर आज़म ने तो कोई तहकीकात ही नहीं कराई। आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म ने इधर धमाके की आवाज़ सुनी और आके कह दिया इंडिया ने अच्छा, आप नहीं समझते कि ये, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा स्टूपिड बात कोई नहीं हो सकती कि अगर आप कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता, क्योंकि आप देखें ना ISI, MI और इंटेलिजेंस ब्यूरो, नहीं मीडिया को पता है, कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को मालूम है कि, तो फिर अगर वो इंडिया नहीं है उसके पीछे तो आप बता दें कौन है। तो बुनियादी तौर पे दो प्रॉब्लम्स हैं कम अज कम ऑन द फेस। नंबर 1 ये है कि हुकूमत जो कुछ कह रही है हमने नहीं मानना। हुकूमत ये कहती है कि खुदारा आपकी जान को शदीद खतरा हो सकता है, गैर मुल्की। देखिए अनस्टेबिलिटी क्या होता है, अनस्टेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आपने माशी तौर पे एक मुल्क को या उसके ऊपर जंग नाफिज कर दी, मुसल्लत कर दी। ये भी हो सकता है खुदा ना खास्ता आप किसी सियासी जमात की अहम लीडरशिप को टारगेट करें। आप बताइए जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो सिंध में क्या हालात थे, तो आपके मुल्क को ये देखना पड़ता है। तो जब आप हुकूमत की किसी गाइडलाइन का कोई असर नहीं लेते, आपको कोविड से फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहते हैं कि नहीं फैलता, ये पॉलिटिकल रवैया है। आपको दहशतगर्दी से फ़र्क नहीं पड़ता, आप दहशतगर्दों के नैरेटिव को लेकर चलते हैं, आप रोज़ वज़ीर आज़म को, आप इस मुल्क के आर्मी चीफ को मिलान करते हैं, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर देम एज वेल। इसके पीछे जो नई वेव आई है, जो आपका बुरा सवाल, देखिए वज़ीर आज़म ने 2 दिन कबल ये कहा कि हमें खदशा है, और बहुत अहम जगह पे कहा। अफगानिस्तान से जो वफ्द आया हुआ था उसके साथ बात की और बिजनेस के लोगों से बात की। हमें ये खदशा है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरजमीन को और कुछ लोगों को इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के, और वो हो रहा है, आप जान रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं कि इतनी क्लियर स्टेटमेंट के बावजूद, इतनी वाज़ेह स्टेटमेंट के बावजूद पॉलिटिकल फोर्सेस बजाय इस मसले के समझें, उनकी कोशिश है। मौज़म भाई, पास्ट में आप इफ़ यू रिमेंबर पिछले 10 साल में ऐसे होता था कि व्हेनेवर मियां नवाज शरीफ जब डीप वाटर में होते थे तो हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल पे काम, आपको याद होगा जी, हमेशा ऐसे होता था, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या ये जो इस वक्त स्टांस और जलसे जुलूस हो रहे हैं, इनको आप हम लिंक कर सकते हैं इसके साथ? अच्छा, ये बॉम्ब ब्लास्ट के साथ मैं कहता हूँ चले आप स्पेस दे दें। देखिए हम बराह रास्त, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत तो नहीं है, लेकिन लिंक करने के लिए आपको पॉलिटिकल सिग्नलिंग की जरूरत होती है। आप सिर्फ ये देखिए कि हिंदुस्तान का मीडिया इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम है और जनरल बाजवा जो हमारी फोर्सेस के चीफ है, उनको कैसे एड्रेस करता है, और नवाज शरीफ साहब जो साबिक वजीर आजम है, जिनको इस मुल्क के एक आला तरीन अदालत ने सजा दी है, जिनकी साहबजादी भी सजा याफ्ता है, उनको किस तरह से ट्रीट कर, एड्रेस कैसे करता है। आप जरा उसको, उनकी फेवर में है ना जी इस वक्त उनका स्टांस जो है। नवाज शरीफ साहब उनके किसी भी मामले को, उनकी तकारीर को वो किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और इमरान खान साहब को। और देखिए दुश्मन मुल्क को और क्या चाहिए, आपने आग जला रखी है, उनको सिर्फ हवा देनी है। तो क्या उनका उनसे टेक तो नहीं है उनका कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट, जो देखिए मतलब कुछ वज़रा कहते भी हैं ना जी। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली एक सबसे मोतबर फोरम है। डू यू थिंक जिस किस्म की लैंग्वेज अब वहाँ बोली जा रही है, मुशाहिदुल्लाह खान या फिर ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब जो बोलते हैं, वो मैं नहीं समझता कि ये वो तो बेतुकीर हो रहा है। अच्छा, उनकी जो कल जो गुफ्तगू थी शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने कहा कि देखिए आप हिंदुस्तान का एजेंडा और हिंदुस्तान का नैरेटिव बोल रहे हैं, तो ये जाहिर बात है वो यही कहेंगे, और वो क्या कहेंगे। अब देखें ना पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर ये बात कर रहा है। जी हाँ, और फॉरेन यानी ये स्टेटेड पॉलिसी हो सकती है। जो कुछ पाकिस्तान की हुकूमत कहती है, आप जो कुछ हिंदुस्तान कह रहा है हमें, वो सब कुछ आप कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर करती है, आप ये कह रहे हैं कि हम निकल नहीं पाए सारी सहूलत के बावजूद फैटफ से। भैया आप ये देखिए कि फैटफ के लिए हमारे लिए कितने सख्त कवानीन रखे गए, फिर भी 21 पे हमने अमल किया। 21 मतलब जाहिर है उनकी 21 पे अमल किया। तो आपने क्या किया, आपने हर मुमकिन आपने उसकी कानून साजी पे बारगेन किया। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी आपने तो इसकी तौकीर हटा दी है, तो आपने भी तौकीर हटाई। तो पाकिस्तान जब जब अंदरूनी मसाइल में काशिफ साहब उलझेगा, जब जब अंदरूनी मसाइल में उलझेगा, तो बैरूनी हाथ जो है ना उसको आसानी होगी, वो आपकी एजेंसीज को अच्छा, ये जो तेज़ी है, क्या ये 5th जनरेशन की में तेज़ी आई है, जो 5th जनरेशन वॉर है, या आप समझते हैं कि 5th जनरेशन वॉर का डिसाइसिव मोमेंट आ गया है, आ रहा है, या मतलब आ चुका है? मेरा ये ख्याल है कि जो 5th जनरेशन वॉर है, या जिस तरह से हाइब्रिड जिसे कहा जा रहा है,
ये तो अभी कंटिन्यूटी में रहेगा और इस रहेगा। खत्ते में तो रहेगा, शिद्दत है इस वक्त बिल्कुल वैसे। इसमें है। लेकिन हमें करना क्या है बुनियादी तौर पे? एक तो ये है कि देखिए ये जो हमारी फॉल्ट लाइन है, मजहबी फॉल्ट लाइन, इसको जब टारगेट किया जाता है तो इसके बहुत से मकासद होते हैं। अब ये देखा जाएगा ये कौन सा मदरसा था, ये किस मकतबा फ़िक्र से था, मकतबा फ़िक्र से था, कौन से अनासिर इसमें, मतलब अगर ये अहले सुन्नत वल जमात या देवबंदियों का था तो फिर ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि देखिए एजेंसीज के लिए मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है, कोई एक भी शख्स पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा जो कभी ये अलाउ करे कि आपकी नेशनल इंटीग्रिटी, आपका पूरा कौमी वकार किसी धमाके, साइकिल धमाका भी ना कोई होने दे। बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई सही पॉलिटिकल इसके मोटिव नहीं होते। दहशतगर्द जो हैं वो बहुत सफाक हैं। हमने कौमी यकजहती से उनको शिकस्त दी थी काशिफ बशीर साहब। बिल्कुल सही। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फौज ने लड़ी, बहुत बड़ी जंग थी, आपको पता अब देखिए हमने, मैंने गुजारिश की ना, वो कहाँ है? आपको याद है कि 19 नुकात का एक एजेंडा नेशनल एक्शन प्लान का, वो कहाँ है? आपने कभी अब सुना कि कोई मीटिंग हो रही है? आपने कभी सुना? तो हम इसका आपकी पहली बार शुरू में जो आपने बात की कि हम तो ये जंग जीत चुके थे, ये हमारा तासुर ये है, हमारा तासुर ये है कि बस ठीक है, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में वो जिस तरह से लोगों ने ये समझना शुरू किया कि कोविड इज ओवर नाउ, कोविड इज नॉट ओवर। अच्छा, ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की कुर्बत हो रही है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने बहुत से प्रोग्राम भी किया आज से 10 साल पहले भी, 8 साल पहले भी, क्योंकि इंडिया जो है ऑपरेट किया करता था अफगानिस्तान से, कर रहा है। ठीक है जी। तो फिर ये जो हमारी कुर्बत बज़ाहिर नज़र आ रही है, हाउ डू यू सी इट विद अफगानिस्तान? एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, ये भी आसान नहीं है। हिंदुस्तान ने वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। 8 के 9 उनके कॉन्सुलेट है, 18 हुआ करते थे, 18 हुआ करते। बहुत बड़ी तादाद में पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी तादाद में ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे बिजनेस कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बहुत से पॉलिटिशियंस हैं अपने लिए गुड ऑफिस जनरेट किए हैं। वो इतनी आसानी से वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगा। और पाकिस्तान की पॉलिसी में जो एक पॉजिटिव शिफ्ट आया, हम ये कह रहे हैं कि आइए अफगान जो हैं अपने मसाइल हल कर लें। देखिए मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, हमारी जब भी कभी गुफ्तगू, मैं चाहता था कि अब्दुल्ला से इंगेज किया जाए, हम अपने टॉपिक से हट ना जाए, मैं ये चाह रहा हूँ सिर्फ ये बात करते हुए अब्दुल्ला से और तमाम अफगान फोर्सेस से इंगेज किया जाए और उनको मैसेज दिया जाए कि भाई आप मिलकर डिसाइड कर लो। आपने अब्दुल्ला तो मतलब केम इन पाकिस्तान लास्ट मंथ, आई थिंक बहुत देर से आए ना, बहुत देर अभी से बहुत देर सारी उम्र सपोर्ट करता रहे इंडिया, सारी उम्र वो, और अभी आके उन्होंने अभी हिंदुस्तान के कैंप से वो बाहर नहीं आए, हमने एक मौका दिया है उन्हें कि आइए आप हमसे भी बात करके देखिए हमारा मौकफ क्या है, हमारे मौकफ में कितनी जाए। तो ये जो अफगान फैक्टर है, अफगानिस्तान के अंदर अब बहुत से ग्रुप्स हैं, आपको मालूम है कि एक बड़ी लूज किस्म की वहाँ पे कंट्रोल है हुकूमत का। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर बहुत ही संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए। और जो पार्लियामेंट से रिस्पॉन्स आ रहा है, आप हैरान रह जाएंगे देख के कि कल एक साहब ये भी कह रहे थे परसों जलसे में कि 80% बलूचिस्तान के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। आपने ऐसे कोई गैर हाजिर दिमाग अगर लोग देखने हो तो उनको ये पता नहीं इनका क्या नाम है, PDM के पता नहीं क्या नाम रखा हुआ है, व्हाट्सोएवर, these people are becoming a cause of these type of terrorism। क्यों? आपने सारा फोकस हटा लिया है हुकूमत से। आप बताइए, एक जगह पर जलसा करना है, पूरी जो उनकी आई थी इन जमातों की लीडरशिप, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की, उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी, क्योंकि अगर कहीं पत्ता भी गिरा ना हो काशिफ साहब, पॉलिटिकल बेनिफिट्स गलबा हुकूमत पे आ जाएगा। तो आप खुदा का खौफ कीजिए। अच्छा, मैं आप देखें ना, अब ये जो नई वेव है इसमें USA की भी आपको इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है, क्योंकि बाज़ाहिर इस वक्त CPAC और नए ब्लॉक जो आ रहे हैं उसमें ये जो इंडिया का और जो लाइजन हुआ है, जो इत्तेहाद हुआ है उसके साथ USA के साथ, तो उस तनाज़र में भी इसमें तेज़ी है डेफिनेटली। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान प्राइम सस्पेक्ट है इस मामले में। वो तो है, जो पिछले दिनों पावर्ड बाय आई है अमेरिकन जरीदे की, उन्होंने तो खोल के बता दिया है कि कहाँ कहाँ हिंदुस्तान ने, मैं हैरान ये हूँ कि हम उसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं कर सके, उस रिपोर्ट को हम उस तरीके से हिंदुस्तान का जो दहशत गर्दों वाला चेहरा है उसको पेश नहीं कर सके। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद मेरा ये ख्याल है कि हमें इतनी जल्दी अमेरिकन के पर्सपेक्टिव या अमेरिकन के हवाले से बदगुमान नहीं होना चाहिए। वो उनके पास बहुत से मीन्स हैं काशिफ साहब चीज़ों को रोकने के। आप जानते हैं उनके पास पॉलिटिकल एम्बार्गो, उनके पास इकोनॉमिक एम्बार्गो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, कि वो रोक सकते हैं चीज़ों को। इंडिया इज द प्राइम सस्पेक्ट सर, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स को यूज़ कर रहा है, जिस तरह से दाइश को यूज़ कर रहा है, अलकायदा को। अच्छा, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है दे आर द पाकिस्तानीज,
किसको ज़्यादा देखते हैं आपके जो उनके मैं नहीं कहता कि जो उनके पेरोल पे है, मतलब, लेकिन उनका जो बयानिया है दोनों का एक है, इंडिया का और इस वक्त हमारे मियां नवाज शरीफ साहब का। तो वो ये क्या मतलब इसके आप समझते हैं कि इसके पीछे इंडियन लॉबी है? मेरा ख्याल है ये बदकिस्मती है। नवाज शरीफ साहब की जो सियासी मायूसी है इस हद तक पहुंच गई, वो इस हद तक पहुंच गई है कि वो ये देखिए, ये अल्ताफ हुसैन को हमने देखा था, और उनकी जो जहनी सेहत है इस वक्त, वो यकीनी तौर पे बहुत ही शदीद दबाव में होंगे। उनका ख़ानदान मुल्क में अगर आएगा तो पकड़ा जाएगा, अगर वो बाहर रहेंगे तो पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। बट ही इज 70 years old, being 3 times प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हल मिन मजीद है, अभी मुझे और चाहिए, ये तो इख्तिताम नहीं होता हमारे यहाँ सियासत में, तो रिटायरमेंट तो होती नहीं है। इसके इनके स्टांस के पीछे डोंट यू थिंक कि ये इसमें हमारी जो यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ज़ाहिर है कि मतलब उनको भी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो जज़ा और सज़ा का निज़ाम के फ्लॉज हैं वो भी जिम्मेदार हैं इसके? जी यकीनन वो जिम्मेदार हैं। क्यों उनको बाहर जाने दिया? और मुझे और आपको देखिए ना, मरियम साहबा के हवाले से ये कहा जाता है जी वो अपने वालिद साहब की तीमारदारी, तो वो तीमारदारी तो जलसों में तकरीर करके कर रही हूँ। ये तो इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस मुल्क में आज भी दोहरा निज़ाम मौजूद है। मैं अगर कोई इशारा तोड़ता हूँ, किसी जगह पे ओवर स्पीडिंग करता हूँ, तो मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी। प्रोटोकॉल वाले जो है वो किसी एक ब्रेक पे जाना जी, उसके बाद मैं आपसे मरियम नवाज शरीफ जो तकरीरें कर रही हैं और उसके बाद जो कराची में हुआ मज़ार कायद पे, और उसके बाद उनके साथ जो एक पुलिस के साथ मिलकर ड्रामा किया गया, उस पर भी बात करेंगे। वी बस स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। जी मौज़म, कैसे देखते हैं मरियम नवाज शरीफ का जो स्टांस है, उसके अलावा क्विकली ज़रा बता दीजिएगा जो कराची में ड्रामा किया गया और जिस तरह से पुलिस की टॉप ब्रास से ड्रामा करवाया गया। अब तो खुल गया ना जी, सब सामने आ गया कि दरवाज़ा भी नहीं टूटा था, ठीक है जी। और जैसे वो अरेस्ट हुआ, जिस तरह वो जा रहा था इनका शौहर नामदार, तो वो अरेस्ट पुलिस नहीं करती कहीं की भी। जब दरवाज़ा तोड़ती है तो उठा के फेंकती है, फिर वो आराम से फ्रीली नहीं कहती कि जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये हाउ डू यू सी इट? और जो लैंग्वेज है, क्योंकि कोई कसर अगर रह जाती है तो मियाँ साहब की, तो वो जलसों में किया जा रहा है, ललकार रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ललकार रही है, और जो उनका अंदाज़ तखातुब है वो भी बहुत इंसल्टिंग है। उसके अलावा फ़ौज के ऊपर भी ज़ाहिर है कि इसी किस्म की गालम गलोच हो रहा है। तो ये रियासत को क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, ये जो रियासत के साथ कर रहे हैं ना, वो रियासत उसको बड़ी अच्छी तरह से देख रही है, लोगों को भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ मसला इनको इसीलिए तो इजाज़त नहीं दी कि लोगों को पता चले कि ये क्या होगा, एक्सपोज हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है काशिफ साहब कि प्रोपेगेंडा इतना मजबूत हो गया है। आपने कोई 50,000 के करीब सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऐसे बनाए होते हैं जो इतनी पेनिट्रेशन करते हैं लोगों को झूठ दिखाने, वर्क एज ए माफिया ना जी। बिल्कुल। अच्छा, फिर 10, 15, 20 ऐसे सहाफ़ी हजरात होते हैं जो आके रोना शुरू कर देते टेलीविजन के, जो इनके पेरोल पे, जैसे अफसार आलम उनके साथ बैठा हुआ था जब गुजरांवाला जा रहा था। साथ बैठे, लेकिन कम से कम सच तो बताएं। मुझे ये बताइए कि जो वीडियो है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है जी कि कैप्टन शेरदिल साहब जो हैं वो तशरीफ लाते हैं नीचे, और चादर अपनी जो है उन्होंने पकड़ी हुई है और वो नारा लगाते हैं, बोतल पानी की बोतल भी पकड़ी है, पानी की पकड़ते हैं और फ्रंट सीट पे बैठे। अच्छा, आपने बचपन से, हमने भी देखा, आपने भी देखा, जरा कभी देखिएगा, इनका एक बड़ा नहीं वही बात मैंने की, क्रोनी होता था हाँ, इम्तियाज भल्ली, हाँ, यहाँ पे रायविंड के एरिया में, जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करता था, जिस तरह से इनका दोस्त आबद बॉक्सर ट्रीट करता था। इनको नहीं पता फैसलाबाद में जिस तरह से इन्होंने घरों में सीढ़ियां लगा के लोगों को उठवाया था, कौन कौन सी 10 साल में इन्होंने क्या नहीं किया। अच्छा, मुझे लगता है सिंध जो पुलिस है ना, वो बड़ी बेबी पुलिस है, इसीलिए उन्होंने थप्पड़ नहीं मारे उनको। वो भी इसी तरह जैसे पंजाब है कि हमें तो किसी को भी खुदा ना खास्ता पकड़ ले तो फिर आपको पता है कि आम आदमी का क्या हाल करते हैं। नहीं, मैंने वही बात की ना कि अगर पुलिस कहीं से, दरवाज़ा तोड़ना तो बहुत बड़ी बात है, सीढ़ियाँ भी लगती हैं, और अगर वो दरवाज़ा तोड़ती तो फिर इसको उठा के फेंक दी, इसको फ्री क्यों छोड़ती?
नहीं, वो बड़े आराम से चल के आ रहे हैं। जरूरत क्या है, जब नॉक किया आप दरवाजा और आप बाहर आ गए तो क्या जरूरत है दरवाजा तोड़ने? अच्छा मौजम भाई, वो भी झूठ साबित हो गया कि दरवाजा तोड़ा, सीसी फुटेज भी आ गई। जी। तो फिर ये झूठ बोलने की जो उसको फॉलोअर्स हैं, तो उन पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? मेरा ये ख्याल है काशिफ साहब, हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या इंक्वायरी रिपोर्ट आती है प्रॉपर। जब इन्होंने ये अपनी गुजारिशात, जाते भी वहीं पे दवाई लेने और नाम भी उन्हीं का लेते हैं, फिर जाके रोते भी उन्हीं के पास हैं, जी हमारी इंक्वायरी करके बताएं। अब वो बिलावल ने फोन उसे किया, पकड़ लिया, जी हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस तरह की, मेरा ख्याल है दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ फेस, जिससे ये हो जाए, ऐसा क्योस क्रिएट हो जाए, पता चले कि जी ये तो बहुत मजलूम है। अच्छा, आपके दिमाग के किसी गोशे में है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब इस किस्म की तकरीर करते हैं, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी मतलब करते हैं ना जी, तो वो कहते हैं जी हम नवाज शरीफ इमरान खान को तो कुछ नहीं समझते, तो इज़ इट पॉसिबल कि उनके स्टांस के बाद आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट तो नज़र आ गया कि इमरान खान कहता जी मैं तो कोई ना इनको एनआरओ दूंगा, ना इनके प्रेशर में आऊँगा, तो ये उनको जो खुश फहमी है नवाज शरीफ साहब को कि जी मैं इस किस्म की लैंग्वेज बोलूँगा तो आर्म फोर्सेस, पाक फौज जो है वो प्रेशर में आएगी और मुझे बुलाएंगे और मुझसे डील करेंगे। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है, उनके जहन में ये है भी नहीं। उनका ये ख्याल है कि मैं ऐसी तकरीर मुझे एक इनसाइडर ने कहा है कि लास्ट स्पीच के बाद, कोयटा के बाद भी उन्होंने कहा कि अभी तक रब्ता नहीं हुआ मुझसे कोई। यहाँ पे कुछ लोग खबरें फैला रहे हैं कि जी हम कल हामिद मीर साहब कह रहे थे जी मैं बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि वहाँ राब्ता किया गया, पता नहीं किसने राब्ता किया, उन्होंने भी राब्ता किया था, आपको याद है पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब से भी किसी ने राब्ता किया था। ये आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, बकौल उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए शहबाज शरीफ साहब आ गए थे, ऐसा ही राब्ता हो सकता है कि उनको बुला लीजिए। लेकिन मैं जो आपने सवाल उठाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नवाज शरीफ साहब की तकारीर, वो तो बाहर बैठे हैं, पिछले दिनों तकरीर की तो एक बेहुदा सा इन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी जिसके इनके अपने गले पड़ गई, पता नहीं कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे आप ये बताइए काशिफ साहब, आप ये कहिए, मैं कहता हूँ कि ये जो इशारे लगे हुए बाहर निकलते हुए ट्रैफिक के, मैं और काशिफ बशीर साहब इसको नहीं मानते, हम इसे उखाड़ के फेंक देंगे, तो कल देखिए हमारे साथ क्या होता है। कल को बंदा उठ के ये कहे कि जी मैं अफगान, ये जो ईरानियन बॉर्डर है ना, मैं नहीं इसको तस्लीम करता, तफ्तान से बहुत आगे लेके आए अफगान बॉर्डर को, और कोई लीडर कहे। अच्छा ये तो ये आप आ गए ना महमूद खान अचकज़ई की तरफ ना जी, ये उन्होंने कहा कि जी हम जो है अफगान बॉर्डर भी नहीं मानते, उखाड़ देंगे, वो किस कैपेसिटी में ये बात कर सकते हैं? इस कैपेसिटी में ये बगावत के जुमरे में नहीं आता। भाई गवर्नर था, इस कैपेसिटी में करते हैं, ये इजारादारी है उनके पास, फैमिली के 10 लोग थे उनकी इजारादारी है सर, जो फिर इन लोगों को बनने देते हैं, फिर उनसे भी पूछना चाहिए। पिछले दोनों रजीम में था ना, दोनों रजीम में थे कि आप अच्छा अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है कहाँ तक नहीं मानते आप, लाहौर तक नहीं मानते, कराची तक नहीं मानते, कहाँ तक नहीं मानते, कोई बात भी तो बताएं। सवाल ही कोई नहीं करता इनसे कि भाई आपने पिछले जलसे में क्या कहा था। दूसरी तरफ अनस नूरानी कहते हैं कि जी मतलब रियासत जो है वो बलूचिस्तान को एक अलहदा रियासत बना दिया जाए, हम उसकी डिमांड करते हैं। देखिए शायद बाद में उन्होंने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन किया, लेकिन मैं नहीं समझता कि मदरसों के जो हेड है, क्योंकि जिस बाप का ये बेटा है वो तो और टाइप का आदमी था ना जी, मौलाना शाह दुरानी साहब। बहरहाल वो पंजाबी की एक मिसाल है कि बोर्ड की जगह पे बोर्ड नहीं लगता, जरा बिरला लगता है। तो ये जो नूरानी साहब के साहबजादे हैं, आप और भी बहुत सारे लोगों के साहबजादों को देखें, मियाँ साहब के साहबजादों को भी देखें, तो आपको पता चल जाता है कि कितना हल्का मटीरियल है। आई एम सो सॉरी टू से दैट। आपको कोई थोड़ा बहुत शऊर है कि आपको गुफ्तगू क्या कर रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पे आपको नशर किया जा रहा है, आपको तो होना नहीं चाहिए। ये जो लोग हैं ना सर, ये तकरीरें करते हैं ज्यादा मदरसों में, और मदरसे में आपका कोई आगे ओपोनेंट नहीं करना नहीं होता, नो नहीं करना, बच्चे बैठे होते हैं, वो जो भी कहते हैं तो वो कहते हैं सुभान अल्लाह, हजरत ने कमाल कर दिया। भाई आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? यही तो इंडिया का नैरेटिव है, यही तो दुनिया आपसे कहना चाहती है। अच्छा ये क्या गाफिल है जो कहते हैं कि जी कंट्रोल नहीं है, अचकज़ई को ले लें या फिर आप अनस नूरानी को ले लें, या फिर एक ड्रामा करने के लिए मरियम नवाज जाती कि आपके हकूक देने के लिए मैं आई हूँ। तो मतलब ये इनके तो 50-40 साल से ऊपर ये गवर्नमेंट में रहे हैं, उस वक्त हकूक कहाँ थे? मेरा ये ख्याल है कि ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है ना। क्या बलूचिस्तान के अंदर आप ज़रा ये देखिए, तारीखी तौर पे सवाल ये उठा लिए कि बलूचिस्तान में जो अख्तर मेंगल की हुकूमत थी वो किसने गवर्नर राज लगाया था? क्या नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाया था ये जो पहले गवर्नर? तो आप कौन से हकूक की बात करते हैं? अच्छा कहते हैं जी फौज आ जाती है। IGI में कौन जीत के आया था? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में किसने हुकूमत बनाई थी? किसने पैसे लिए थे? जनरल हमीद गुल ने जी। मैं बता देता हूँ आपको, IG के पीछे पावर्ड बाय। मैं आई एम वेरी क्लियर काशिफ साहब, ये इनको ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद
पीपल्स पार्टी तो फिर भी किसी तरीके ना किसी न तरीके कुछ ना कुछ सिंध में लेकिन कराची में उन्होंने इसका खिताब नहीं होने दिया, इसीलिए नहीं होने दिया कि दे हैव अ स्टेक एंड नवाज शरीफ हैज नो स्टेक इन दिस पॉलिटिक्स राइट नाउ। पंजाब में उनके कमबैक का चांस बड़े कम है। अगर हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि ये इल परफॉर्म ना करते रहे, यहाँ अगर परफॉर्मेंस को बेटर ना किया तो। लेकिन सियासी तौर पे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने कि वो सियासत से बाहर रहेंगे, वो रियासत को चैलेंज करते रहेंगे और इसी बारगेन के ऊपर कि मैं खामोश रहूंगा अगर आप मुझसे बारगेन करेंगे। लेट माई डॉटर एंड माई अदर फैमिली मेंबर्स डू दी पॉलिटिक्स। इज इट पॉसिबल नाउ? मेरा ख्याल है कि रियासत ये फैसला कर चुकी है, लोगों ने करना है और अदालत ने करना है। अच्छा, एक खतून जिसके ऊपर पाबंदी लगी, एम्बार्गो लगा हुआ कि जी वो 7 साल में सियासत नहीं कर सकती है, ठीक है जी, वो किस मतलब कैपेसिटी में आके खिताब भी कर रही है, सियासत भी कर रही है, ये सियासत होती है और क्या होता है जी? देखिए ये तो गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्यों नहीं जाती है? हुकूमत और रियासत को मालूम करना चाहिए, उनकी बेल कैंसिल करवाएं। क्योंकि बेल तो उसको मिली थी सिर्फ अपने बाप की तीमारदारी करने के लिए ना जी, बाप तो इंग्लैंड चला गया। अच्छा, ये लोगों की मेमोरी फिर काशिफ साहब बड़ी शॉर्ट है। ये इंतखाबात में कहा करती थी कि हजरात ये जो इमरान जरदारी हैं ये भाई हैं, तो इतनी शॉर्ट मेमोरी है। आज वो वहाँ खड़े होकर कहती हैं, वो कहती हैं ये मेरे भाई हैं, वो कहते हैं जी ये मेरी बहन है, और वो कहती है मेरी मोहतरमा से आखिरी मुलाकात एक ही हुई थी। भाई आपने सारी जिंदगी मोहतरमा के साथ क्या किया? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप तो बहुत अरसे से हैं, हमने भी देखा, आपने भी देखा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर भी रही, ऑपोजिशन में भी रही, एक बहुत दुनिया का बड़ा नाम सियासत। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मुझे जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मुझे तो नहीं ऐसा कभी दिखाई दी। क्या आपने कभी आसिफ अली जरदारी को मोहतरमा की गाड़ी चलाते देखा था जी? नहीं, मैंने तो कम अज़ कम नहीं देखा ना जी। वो बलोच कल्चर में आपको पता है कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि यहाँ पे जंगीर बदर साहब चलाते थे पंजाब में, और सिंध में अंजुम उनके वो थे, वो चलाते थे, एक लीडर थे। तो फिर जिस गाड़ी चलाएं फिर पकड़े ना जाए, फिर कमरे का दरवाजा ना तोड़ने दें, जो भी आपने कर। देखिए पॉलिटिक्स को क्लीन रखिए। जितना गंद इन्होंने इसमें डाला है, जितनी इन्होंने यू टर्न्स लिए, उनको यू टर्न्स कह रहे हैं। ये 11 यू टर्न। मौजम भाई, बात ये है कि आर्टिकल 6 एक बना है उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अगर इन सब के ऊपर मैं कहता हूँ कि मोहतरमा जो मरियम हैं, नवाज़ कहें उन्हें कि सफदर कहें, ठीक है जी, उसके अलावा अचकज़ई साहब और अनस नूरानी तो खैर एक छोटा टूल है, इन सब के खिलाफ, मियाँ साहब के खिलाफ, तो ये जिस किस्म का एंटी स्टेट एंटी फौज, ठीक है जी, स्टांस है और सरेआम है। हाँ जी, मेरा ख्याल है काशिफ साहब, मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिकल 6 की तरफ जाए। तो कमजोरी क्या चाहिए? कमजोरी ये जिम्मेदारी है इस मुल्क के मीडिया की कि आप उनको एक्सपोज करें, आप उनसे सवाल करें। भाई आप किस तरह से कह रहे हैं कि हम बॉर्डर से फेंसिंग उतार देंगे? आप किस तरह से कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जाने के लिए और अफगानिस्तान को यहाँ आने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं है? आप किस दुनिया में रहते हैं? क्या आप ईरान के साथ भी ये चाहते हैं? क्या आप हिंदुस्तान के साथ भी ये चाहते हैं? क्या मेरा मुल्क कोई चरागा है? मैं कैसे खोल दूं इसका बॉर्डर? आप क्या आपकी स्मगलिंग बंद हो गई है? 80-90 हज़ार हमने जो है ना जी लोग मरवाए इसमें सारी जानवर। स्मगलिंग बंद हो गई है महमूद खान अचकज़ई साहब की, उनके खानदान की। क्या वजह है? किस तरह से वो क्या दुनिया के किसी कानून में मेरा आपने आपने जवाब नहीं दिया। मैं बिल्कुल आपके साथ मेरा ख्याल आर्टिकल 6 से ना इन लोगों को सेवियर मिलता है। इनको फिर कैसे रोका जाएगा? कौन रोकेगा? देखिए मीडिया को एक्सपोज करना चाहिए, गवर्नमेंट को बात करें। अच्छा, इनको कोई FIR करेंगे, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगेंगे, कुछ सजाएं मिलेंगी, ये इसको पोलिटिसाइज कर देते हैं। जिस मुल्क में करप्शन के चार्जेस के ऊपर आप बंदा पकड़े, उसके बाद उसको बाहर भेज दें, उसकी बेटी को पकड़े, उसके बाद तीमारदारी के लिए उसको अदालत कह दे कि आप चले जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चलाना ऐसे ही चलाएं। वहां पे आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप आर्टिकल 6 लगा सकें। इन लोगों के खिलाफ भी लगाना भी नहीं चाहिए, पॉलिटिकली एक्सपोज करें इनको। इनका जो किरदार है वो लोगों के सामने, इनकी तकारीर की रेपुटेशन बताइए कि ये क्या करते हैं। जब तक ये हुकूमत भाई आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 40 से 50 साल में इस कौम को अनपढ़ रखा। डेलिबरेटली इनको जो है ना, मैं कहता हूँ मेंटली जो है ना, आप उसको एजुकेट नहीं होने दिया, ना किया उनको। तो इनके इस जो एंटी स्टेट एंटी फौज, मैं बार बार कहता हूँ, ये जो स्टांस है इसमें बहुत सारे लोग इनके धोखे में आते नजर आते हैं मुझे। देखिए ये तो अब इदारों को डिसाइड करना है कि वो किस हद तक जाना चाहते हैं। आम आदमी, जो हमारा काम है लोगों को एजुकेट करने की हद तक, वो ये है कि रियासत के कुछ फंडामेंटल्स हैं। अफगानिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है ड्यूरेंट लाइन की, दैट इज़ द एंड लाइन। जो जिसको देखिए फिर लोग कहते हैं, वो उन्होंने कहा था कि जी मुझे वहाँ दफना देना ले जाके, तो भैया आप सारी ज़िंदगी यहाँ क्यों रहे? आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को तकलीफ हो इस बात की। तो जिन लोगों मैं आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कमज़ोरी रियासत का मेन ऑर्गन गवर्नमेंट है, उसकी भी है।
ठीक है जी। उसके अलावा जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों की भी इसमें मैं कहता हूँ कि नरमी है। देखिए मेरा ये गुजारिश है कि देखिए पिछले दिनों को हालांकि उस केस में बड़ी कबाहतें थी, वो नहीं इस तरह से होना चाहिए था। रियासत को खुद स्टैंड लेना चाहिए, किसी छीदे मीदे से पर्चा नहीं दिलवाना चाहिए। खुद थे आप पूछिए और पैमरा से कहिए कि इन लोगों ने अब, और इनसे रिटर्न लीजिए कि आइंदा आप तकरीर करेंगे तो आप रियासत के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने लोगों से को पॉलिटिकली एड्रेस करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कहीं टेलीकास्ट नहीं होने। हमें ब्रेक पे भी जाना है। आपको कैसा नजर आता है कि क्या इनका फ्यूचर में पीपीपी और पीएमएलएन, पीपीपी बहरहाल एक पॉलिटिकल पार्टी तो है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी थी, और जाहिर है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिक जो सियासत है उसमें उनका एक नाम भी है। और जब हम देखते हैं कि कराची में इजाज़त नहीं दी गई और ये इट वॉज क्वाइट क्लियर कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मियाँ साहब स्पीच नहीं करेंगे यहाँ पे, उन्होंने नहीं करने दी क्योंकि उनको पता था कि इस किस्म की होगी। तो इनका साथ कुछ चलता नजर आ रहा है? मेरा नहीं ख्याल, मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी बहुत संजीदा जमात है आईने, और उसने कभी इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं की। पीपल्स पार्टी सिवाय एक जरदारी साहब की एक तकरीर के ईंट से ईंट बजाने वाली के, वो भी एक लाइन थी, उन्होंने कमबैक कर लिया। बड़े समझदार आदमी है वो। अब भी पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन के अंदर से अपना रास्ता निकालेगी, और उनका रास्ता ये है कि देखिए एक जो बड़ी सियासी जमात है, जो बड़ी सियासी जमात रही है बहुत देर तक, आपकी बिलावट भी रही है, अब वो आपके अगेंस्ट खड़ी हुई है, हमें ज़रा स्पेस दीजिए। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में सिंध में पीपल्स पार्टी रास्ता बनाएगी, और वफाक के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने आप को मजबूत करके पंजाब में। आप समझते हैं, मैं समझता हूँ कि इस सारी जो इस वक्त जलसा जुलूस हो रहा है इसमें पीपल्स पार्टी ने कुछ गेन किया है, जबरदस्त गेन किया। आप देखिए मुझे लूजर इज पीएमएलएन। अच्छा खूबसूरत तकरीर किसकी होती है? बिलावल भुट्टो की। ही इज एक्सीलेंट, जबरदस्त तकरीर की। कराची में तो बहुत अच्छी तकरीर की। सबसे बुरी तकरीर, अब मैं उसके नंबर नहीं देता, आप लोग जज कर लीजिए कौन लोग लूज कर रहे हैं। ये इस काबिल नहीं थे। बड़ा जलसा किसका था? कराची का जलसा बड़ा था सर, जहां से मर्जी। छोटा जलसा गुजरावाला नहीं भर सके, ये जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो फिर मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन जो है आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे नाम इधर उधर होते भी नजर आ जाएंगे। जी हाँ, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। इनके अपने स्टांस के साथ इनके मेंबरान जो है एग्री नहीं कर रहे। एक ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फ्रांस में जो कुछ हुआ उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत अफसोसनाक है। वी विल स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। मौज़म अली खान साहब, जो कुछ फ्रांस में आज हो रहा है ये नया नहीं है। इससे पहले मगरबी ममालिक में बहुत कुछ हो चुका, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर जो उनके प्रेसिडेंट ने कहा वो बहुत अफसोसनाक है। तो हाउ डू यू सी कि ये सब कुछ होता रहेगा? इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को अब ये अपोजिशन कह रही है कि उनके एम्बेसडर को निकाला जाए, ये किया जाए। तो पाकिस्तान का इस वक्त स्टांस क्या होना चाहिए? मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को कंप्लीटली बताइए हुआ क्या फ्रांस में। देखिए बुनियादी तौर पे बहुत ही अफसोसनाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक जो है वो हर मुसलमान के लिए जी सबसे आला है जी। वो तो सबसे ईमान का ऐसा हिस्सा है जिसको किसी भी तरीके से हम एक लम्हे के लिए कंप्रोमाइज़ करने का नहीं सोच सकते। और जिस तरीके से हमने बार बार रिक्वेस्ट की, आप देखिए इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से जाके रिक्वेस्ट की और समझाने की कोशिश की कि खुदारा हमारा इतना ज़्यादा जो मुसलमानों की मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि हम तो बाकी सारे अंबिया का भी उसी तरह से हमारे तो वो भी नबी है ना जी सारे। एक इस ये को छोड़ दीजिए, आप कहते रहिए मुसलमानों को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम बहुत बुरे हैं, मुसलमान बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। हालांकि सारा जो मीडिया है वेस्टर्न मीडिया वो इंतहाई एंगल्ड होके और बायस होके जब वो गोरे की इंतहा पसंदी को लिखता है तो उसको कहता है वाइट सुपरमेसी है, और फिर लिखता है कि उसको ये इंतहाई दाएं बाजू के लोग हैं, जबकि मुसलमानों को वो आज भी लिख रहा है कि एक्सट्रीमिस्ट है, दहशतगर्द है। ये सारा इंसिडेंट इसलिए हुआ है कि चार्ली एब्डो के बाद एक थोड़ी सी कोशिश हुई थी फ्रांस में भी, लोगों ने इसको फील किया था कि ये नहीं होना चाहिए अथॉरिटीज ने, लेकिन ये सदर मैक्रॉन जैसे लोग हैं ये खुद भी इंतहा पसंदी के
के तरफ माइल हैं और ये समझ रहे हैं, बहुत से लोग वहाँ पे राइटर्स ये समझ रहे हैं कि फ्रांस जो है ये यूरोप का पहला मुसलमान मुल्क बनेगा। मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी है, आप जानते हैं कि अरबिक वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इतनी बड़ी कन्वर्जन है यूरोप और फ्रांस के अंदर, बरतानिया के अंदर मुसलमानों की बड़ी तादाद में लोग मुसलमान होते हैं, जिसकी वजह और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से ये फ्रांस ने सबसे पहले हिजाब पे अंडर थ्रेट हैं वो। उनको लगता है कि मुसलमान जो हैं दे विल बी इन बिगर नंबर्स, और आर्टिकल्स लिखवाते हैं कि पहला यूरोप का मुल्क कौन सा होगा जिसके अंदर खिलाफत का निज़ाम राइज होगा, वो कहते हैं जी फ्रांस होगा। तो एक तरीके से ये पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन के ज़रिए से वो अपने लोगों को ये महसूस करवाना चाहते हैं कि मुसलमान एक थ्रेट हैं आपके लिए, आपकी आज़ादी के लिए, आपके रहन सहन के लिए। इस इंसिडेंट को भी बाकायदा तौर पे इस्तेमाल किया गया। एक उस्ताद ने, उसका ये काम नहीं था, देखिए हम पढ़ाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि जो बच्चे दूर दराज इलाकों से आए हों, बाईलैंग्वेज होके उनको पढ़ाइए, उनको उर्दू ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में, ताकि वो बच्चे प्रॉब्लम ना फील करें, उनके लिबास पे कोई तनकीद ना कीजिए, वो ऑफेंड ना हो जाए। और मज़हब, अकीदा, और मालूम है उनको वो क्यों दिखा रहे थे, उनका क्या ताल्लुक है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक है, वो क्यों दिखा रहे थे क्लास में, वो ऑफेंड कर रहे थे उन बच्चों को। आप क्यों नहीं समझते? मैं अगर सदर मैक्रान के बाप को गालियां निकालूं उसके सामने खड़ा होके, तो बड़ा ही बेगैरत होगा अगर वो मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। तो उन बच्चों ने, मैं इसको डिफेंड करता हूं, बी हेडिंग को ठीक है, आप कहिए कि उनका सर काटा, लेकिन आपने क्या एक्शन लिया? आप पकड़ के उस उस्ताद को, उसको कैसे ये जरूरत रोकते उसे? जब आप रोकेंगे नहीं तो ये ऐसे इंसिडेंट होंगे। ये रियासत का काम है, उसके जवाब में किया क्या? अच्छा, ये जो फ्रीडम एक्सप्रेशन का नाम लिया जाता है, बेसिकली ये आज़ादी की बात करते हैं, तो मादर पितर आज़ादी तो कहीं भी नहीं, उसकी डेफिनेशन में नहीं है। इमरान खान साहब ने जो परसों गुफ्तगू की है, कल मेरा ख्याल उन्होंने रात में गुफ्तगू की, उन्होंने जो मार्क ज़करबर्ग से बात की है, देखिए ये पॉलिसी है। मेरा 3 दफ़ा काशिफ बशीर साहब, खान साहब, मेरा अकाउंट जो है ना वो फेसबुक ने होल्ड कर दिया, मुझे पोस्ट नहीं करने दिया। मेरी पोस्ट एक दफ़ा थी बुरहान वानी के हवाले से, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, 15 दिन में पोस्ट नहीं कर सकता। फिर एक दफ़ा फिर मुझे ब्लॉक कर दिया, कश्मीर के ऊपर मैंने पोस्ट लगाई, अली गिलानी साहब की तस्वीर लगाई, इन्होंने मुझे फिर ब्लॉक कर दिया। फिर जब फिर ये 5 अगस्त का इंसिडेंट हुआ, फिर मुझे ब्लॉक कर दिया। तो जब आप इतने ज़्यादा, क्योंकि इंडियन लॉबी है वहाँ पे, होलोकॉस्ट के ऊपर आप एक लफ्ज़ नहीं लिख सकते, हम कहते हैं जी ना लिखें, आप ना लिखें। इमरान खान साहब ने भी कल ये कहा, लेकिन खुदारा अगर आप चाहते हैं कि ये मजहबी इंतहा पसंदी जिसको आप कह रहे हैं, लोगों के जज्बात मजरू होते हैं। मैं फिर पूछता हूं, अगर कोई बेगैरत शख्स होगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप के बाप को उसके सामने कोई बुरा भला कहे तो वो रिटेलिएट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हम मुस्लिम्स के लिए हजरत ईसा, हजरत मूसा हमारे तो नबी हैं, हाँ, मतलब हमने तो कभी किसी मुसलमान ने, वो शिया है सुन्नी है, मतलब उनके शान में गुस्ताखी नहीं की, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है जी। तो फिर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं हो सकता। सूरह बकरा की आखिरी आयत को देखिए, ये कह रहा है कि हम मुसलमान जो हैं रसूलुल्लाह ईमान लाए हैं सारे नबियों के ऊपर, किताबों के ऊपर, और नबियों में से किसी में मैं कोई तफरीक नहीं करता। तो मुसलमानों का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, दे आर अंडर थ्रेट, और ये यूज करना चाहती हैं हुकूमतें इस वक्त। कोविड की वजह से ये अंडर प्रेशर है, इनकी पॉलिसीज फेल हुई हैं, इसलिए ये इसको एक ऐसी चीज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं जिससे सारे का सारा जो मुद्दा है वो किसी और मामले के ऊपर पड़ जाए। आज भी वहाँ पे राइट्स हुए हैं और वहाँ पे मुसलमानों को जबरदस्त थ्रेट का सामना है, जिसकी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी हैं फ्रांस में, जी आपको पता है, पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान हैं, अरब रीजन से हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और काशिफ साहब करना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ तैयब अर्दगान साहब को। उन्होंने एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है कतर, 5 अरब डॉलर की सालाना उनकी ट्रेड है फ्रांस के साथ। उन्होंने सारी प्रोडक्ट बैन कर दी हैं एक मैसेज के तौर पे। इसी तरह से कुछ और यूएई ने भी की हैं, हमें भी करनी चाहिए। हमारे पास तो थोड़ी प्रोडक्ट आती हैं क्योंकि एक्सपेंसिव आती है, बैन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। उनके सफीर को और बुला के ये कहा कि हमने प्रोटेस्ट किया। मैं ये समझता हूँ कि ये अपोजिशन प्ले नहीं कर रही, हमें एक दफ़ा सख्त मैसेज देना चाहिए, ओआईसी का इजलास भी बुलाना चाहिए और दुनिया को ये बावर करवाना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि अगर फर्ज कीजिए इस मामले के ऊपर मुसलमानों को जंग भी लड़नी पड़े तो हमें लड़ लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्रूसेड जो है इसको यूज़ किया जाता है, ये इफ यू रिमेंबर, ठीक है जी, बुश ने भी यूज़ किया, अभी तक वो चल रहा है। तो ये मतलब जो है इस वक्त ये क्रूसेड कब तक चलेगा? जब तक मुसलमान गिरे रहेंगे नीचे जी।
देखिए यकीनी तौर पे वो तो अब सारे बदले माजी में आपने 700 साल हुकूमत की है, एक लंबा अरसा यूरोप में हंगरी तक आप थे, पोलैंड आपके पास था, इस्पानिया आपके साथ पास था, ये तो अब भी हमारे पास ही है मुसलमानों के पास सवाए हिंदुस्तान के। तो एक बड़ी तारीख रही है, लेकिन देखिए इनकी ये बुरी तारीख तो आपस में भी रही है। क्या जर्मनी और फ्रांस की जप्पी डली हुई थी? क्या वो मोहब्बत करते थे? क्या पोलैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर लिया था जर्मनी? पोलैंड में 70 लाख बंदे मारे उन्होंने। स्टालिन के ऊपर, स्टालिन गार्ड के ऊपर हमला नहीं किया था जर्मनी ने? क्या सारे फ्रांस पे बमबारी? जर्मनी से जीव ले जाके पोलैंड और इधर मारा करते थे वो जी। तो आपको ये जो को एग्जिस्टेंस का फार्मूला है, इसको अब आपको समझना चाहिए। और इस दफा जो असल मुजरिम है वो सदर मैक्रोन है। उनका ये कहना कि ये हकूके, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस किस्म की आज़ादी की इजाज़त नहीं देता किसी मजहब में, किसी मजहब में नहीं देता। मेरा ख्याल है कि हमारा जो अच्छा ऑपोजिशन का मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा जी उनके एम्बेसडर को जो निकाल देना चाहिए। इज दिस द सॉल्यूशन? अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है निकाल देने से बेहतर है कि आप एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग जो हुआ भी है अभी, मतलब उन्होंने किया भी उसको बुला के। और फिर उनकी जो भी हमारे पास उनकी यहाँ पे प्रोडक्ट्स आती हैं, उनके बाइकआउट की बात कीजिए और उनको इंटरनेशनल फोरम पे उठाइए। डिस इंगेजमेंट से बेहतर है एफिशिएंट एंगेजमेंट, प्रॉपर इस तरह से एंगेज कीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात की कि ओआईसी को अब जो इजलास बुला के उसमें बात की जाए, उससे मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है। मैं वैसे पूछना चाहता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब तब भी असेंबली में थे जब यहाँ पे एक बिल पास हो गया था खत्म नबूवत के हवाले से, छेड़ा था जब कोई गुफ्तगू उनकी, बल्कि उन्होंने कहा था मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। ड्राइव कर सकते हैं, कहाँ उनके मैसेज, कहाँ क्यों नहीं ड्राइव किया? नहीं, वो तो फिर अभी तो वो पॉलिटिकल इसमें बेनिफिट ड्राइव करेंगे अगर अब करेंगे इसको। सर वो करके तो दिखाए ना, एक एजेंडा रखे ना कि भाई हम ये करना चाहते हैं। अच्छा ये अफसोसनाक नहीं है कि हमारे मुल्ला जो है, मुल्ला मैं कहूँगा उन्हें, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बोलते ही नहीं है। कोई भी नहीं बोलेगा ना, सिर्फ वो एनजीओज नहीं बोलेंगी। देखिए लिबरल एनजीओज कहाँ पे हैं? क्योंकि फंडिंग होती है ना यहाँ पे। आप आज ही के दिन में जो, अच्छा इसमें काशिफ साहब जरा मैं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार जो है 3-4 इदारे कर रहे हैं। DW कर रहा है, आप उसकी रिपोर्टिंग को पढ़िए। आज भी उन्होंने एक मसीही लड़की का मुद्दा उठाया हुआ है, एक लड़की का, कि उसका मजहब तब्दील। अच्छा उनके इन सब के पीछे, इसको पाकिस्तान को मिलाइन करने के लिए इसके पीछे तो एनजीओज ही है ना जी। एनजीओज भी है, गवर्नमेंट्स भी हैं। देखिए फंडेड बाय BBC उर्दू का पूरा एक सेशन है और वो मुसलसल अपना पॉलिटिकल एजेंडा यहाँ पे इम्पोज, लेकिन उसमें पाकिस्तानी काम करते हैं जी। सर वो DW में भी करते हैं, वो तो इंडिया में भी जाके कर लेंगे, इसमें क्या है? हुसैन हक्कानी नहीं कर रहा वहां जाके ये तो कोई मसला नहीं। तो फिर पाकिस्तान की सालमत किधर गई? प्रॉब्लम ये है कि हमारे मीडिया को उतना इफेक्टिव होना है। हमारे मीडिया को सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं दिखानी, हमारे मीडिया को ये इंटरनेशनल इश्यूज पे बात करना, इंटरनेशनल इश्यूज क्या हैं, अपनी पॉपुलेशन को कैसे गाइड करना है, इन इश्यूज को कैसे, स्टेट मशीनरी को कैसे इफेक्टिव बनाना है। सिर्फ ये नहीं करना कि आपने 5 बजे पॉलिटिकल गेस्ट बुला लिए और 3-3 ड्रामा शुरू हो गया, ड्रामा शुरू करवा दिया और उनका एजेंडा इंपोज किया। सर देखिए दुनिया आपके साथ क्या कर रही है। अगर आप आंखें खुली नहीं रखेंगे तो ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होगा। काशिफ, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया मौजम भाई, इन टॉपिक्स पे बात की। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ डिबेट तो बहुत लंबी चल सकती थी। व्यूअर्स आप देख रहे थे फेस टू फेस। हमने कोशिश की कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके नौज़ुबिल्लाह जो बनाए गए, उनको भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।